गुड इवनिंग लंदन। मैं हूं अहमद शाहीन। मैं हूं नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और कुछ दिन मैं यहाँ पे नहीं थी, पाकिस्तान में थी, काफ़ी दिन थी। वो पाकिस्तान जब आप जाते हैं तो काफ़ी दिन जो है ना वो आपको कुछ दिन ही लगते हैं। लेकिन अहमद, मैं देख रही थी आपके शोज़ और बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स वगैरह उसी जज्बे से आप कवर करते रहे हैं। और कैसा गुजरा आपका यहाँ पे टाइम? मैंने सुना मेरे पीछे से यहाँ बहुत सर्दी हो गई थी। हाँ, सर्दी तो आपने आकर भी फील जो है वो कर ली होगी और यकीनी तौर पे। और पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है मौसम जब आप गई थी शायद खुशगवार हो, अब सर्दी होने का आगाज़ होगा, लेकिन यहाँ पे तो सर्दी आ चुकी है मुकम्मल तौर पे। और अगर लंदन की भी बात करें तो जो सर्द हवाएं हैं वो आपको आपको मुकम्मल तौर पे हिसार में ले लेती हैं। और ख़ास तौर पे जैसे ही शाम ढलती है, अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो फील होता है बाकायदा तौर पे सर्दी। तो आप बताएं कि आपका जो सफ़र है, आपका वहाँ पे स्टे है, वो कैसा रहा? बहुत बेहतरीन रहा और हमेशा की तरह पता भी नहीं चला। और वही आप अपने शहर, अपने लोगों, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के पास जाते हो तो यकीनन बड़े प्रेशियस, बड़े नायाब वो लम्हे होते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, यहाँ का मौसम ऐसा है ना कि यहाँ के मौसम के हवाले से कोई मंसूब करके आपको कोई बात करते हैं तो आपको यकीन नहीं आता। फ़ारूक शमसी साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊँ, मैंने ये बताना है कि मैंने आज उनको कॉल की और मैंने कहा कि आप आएँ, ज़रा सियासी और समाजी हालात पे तबसरा करते हैं गुड इवनिंग लंदन में। तो मुझे कहते हैं अच्छा आप आ जाइए, इसीलिए बाराने रहमत जो है वो आज बरस रही है। मैंने कहा प्लीज़ फ़ारूक शमसी साहब ये झूठ ना बोले, यहाँ पे तो बाराने रहमत जो है ना वो बरसती ही रहती है, तो इसको मुझसे मंसूब ना करें। लेकिन पाकिस्तान में हम बड़ा लोगों के आने जाने को कि आपके आने से बाराने रहमत आ गई है या आपके जाने से ये हो गया या मौसम गर्म हो गया। तो बहुत सारे अहम टॉपिक्स हैं, बड़े सीरियस टॉपिक्स हैं, लेकिन वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक शमसी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप पाकिस्तान से ताज़ा आई हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? मैं जब पाकिस्तान से आप आते हैं ना, आप सेलिब्रिटी महसूस करते हैं कि कोई हम में से कोई भी आए ना पाकिस्तान से तो हम उसको बड़ा रश से देख रहे होते हैं कि जी ये पाकिस्तान से आए हैं। तो ऐसा ही जब आप जाती होंगी वहाँ भी फील करती होंगी लोग भी आपको प्रोटोकॉल के साथ। पाकिस्तानी की ज़िंदगी अजीब होती है। वहाँ जाता तो कहते हैं बाहरों आया है, तो यहाँ होते हैं तो कहते हैं बाहर गया है। तो हम कभी पाकिस्तानी बाहर नहीं सकते, हम हमेशा ऐसे रहते हैं। लेकिन आपका माशाल्लाह अच्छा लगा जी, आप वापस आ गई, अब हमारे स्टूडियो ग्राउंड के बहाल हो गई हैं। बाराना रहमत भी आई, अब आप नहीं मानती, वो अलग बात है। ये लाइट्स जो है ना ये हमेशा लगी रहती है, मैं ना भी हूँ तो ये लगी रहती है जो आप कह रही। खैर, टॉपिक्स बड़े आज पाकिस्तान के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और बरतानिया के हवाले से भी हैं। आपको पता है कि जो इमिग्रेशन के कवानीन में तब्दीली हो सकती है उसके ऊपर तो हमने बात की, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से अहमद आज एक खबर आई जिसमें ये बताया गया कि बरतानिया की 9 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनके दाखिले जो हैं वो अभी टेम्परेरी तौर पर पॉज कर दिए हैं। उसकी उन्होंने ये वजह बताई कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का 18% और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का 22% था। और चूंकि यूके गवर्नमेंट ने अब बड़े स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं और यूनिवर्सिटीज़ से भी कहा है कि अगर आपके ज़्यादा स्टूडेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, वीज़ा कंप्लाइंस में उनकी जानिब से कमी होती है, तो हम आपकी जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, जो कैश लेटर यूनिवर्सिटी की जानिब से स्टूडेंट्स को दिया जाता है, वो कैंसिल कर देंगे। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ डर गई हैं, उन्होंने अपनी स्क्रूटनी तो नहीं इंक्रीज़ की, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जिनके ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे थे उनके जो हैं पॉज कर दिए एडमिशन। सारी यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं किया और ये कोई बाकायदा पॉलिसी भी नहीं है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के हवाले से, लेकिन इन 9 यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से फ़िलहाल ये फैसला बिल्कुल इल्म, हमने न्यूज़ देखी इस हवाले से और यकीनन इसमें मुख्तलिफ पहलू हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने बजाय इसके कि जैसे आपने कहा ना कि अपनी स्क्रूटनी जो है वो थोड़ी सी मजबूत करती और उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को कैश जारी ही ना किया जाता जिनके बारे में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं थे, या यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए था कि जो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है या उसका जो लैंग्वेज का इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पे फिर बाद में हमने देखा कि वीज़ा जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। तो क्योंकि इस तरह नीलम, अगर और स्टूडेंट्स जो आना चाह रहे हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट भी है वो इन यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहते हैं, तो अगर कुछ देर के लिए सही वो पॉज कर दी जाएगी, जैसे अभी आने वाला जो इनटेक है उसमें नहीं ली जाएगी इन
दोनों ममालिक के स्टूडेंट्स को। तो हो सकता है उसमें से कुछ जो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है वो तो रुक जाएं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो असल स्टूडेंट आना चाहते हैं, जो अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ तो उनका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल का इशू नहीं होगा, किसी और चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जाएगा, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी लगती है। बिल्कुल, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी कराती हैं, और यहाँ पर अगर जो कोर्सेज हो रहे होंगे उन स्टूडेंट्स ने अगर इन यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करना होगा, यकीनन उनके लिए मुश्किलात होंगी, और ओवरऑल भी पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्क्रूटनी है उसको बढ़ाया जा रहा है। इसी पे बात करेंगे। फ़ारूक शमसी साहब, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, चलें, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में ये रुझान काफ़ी ज़्यादा है। एक वक्त था कि शायद यही एज्यूम करते थे कि बहुत ही कम लोग जो हैं वो बाहर का रुख करते हैं पाकिस्तान से, और फिर जिनके पास ज़्यादा पैसे हों। अब लोग हमने देखा कि अपने रिसोर्सेज, अपने एसेट्स जो हैं वो बेच के कि हम पढ़ लें, कोई अच्छा जो है वो डिग्री कर लें, कोई एक्सपोजर बाहर का हासिल कर ले, आ रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स में आप फील्ड में होते हैं, आप इंटरेक्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स से, क्या आपको लगता है कि क्या मुश्किलात वहाँ पे थीं या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि सबसे पहले उन्हीं से ये जो इक़दामात हैं इनका आगाज़ हुआ है? देखिए, जहाँ तक बात है ना कि ये पहले कम था या ज़्यादा, तो मेरा ख्याल है मेरे जब हम लोग MBA कर रहे थे, बात है 95-97 की, उस वक्त भी हर दूसरा बंदा ये कहता था कि मैं ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा इन था और कनाडा भी था, वहाँ चला जाए। और अक्सर वो यूनिवर्सिटी जो दाखिला देती थी मास्टर में, अहमद साहब, उसमें ये कहा जाता था दाखिला देते वक्त कि जी आपके फाइनल जो सेमेस्टर होगा वो फलां मुल्क में होगा। इट वॉज अ वेरी बिग जो होता है अट्रैक्शन। तो ये बात तो मैं सॉरी आजकल लोग कहते हैं जी पाकिस्तान से वो भाग रहे हैं लोग। मैंने तो अपने पिछले वो जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में था उस वक्त ये देख रहा था कि एवरीबॉडी वांट टू गो आउट। हाँ, अब हो सकता है सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा विजिबल हो गया हो, लेकिन उस वक्त भी आपको याद होगा गली कोनों में लाहौर में आमतौर पर नुक्कड़ में बने होते, ऑफिस बने होते थे जी, फलां कंपनी जो अब स्टूडेंट लेके जा रही है, और वो 5-5 हज़ार रुपया ले रहे थे, फॉर्म बना के देते थे। तो ये सिस्टम था उस वक्त भी। उस मसला ये था कि उस लोगों के पास वो पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटी थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे, उनमें अगर आप पढ़ते थे आपको जॉब अच्छी मिल जाती थी। अब मसला ये है कि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 97-95 की बात कर रहा हूँ, आज क्या दौर है, 2025 आ चुका है करीबन, इसमें आप देख रहे हैं 30-35 साल का। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जो उस वक्त हमारे साथ पढ़ते लोग जो डॉक्टर बने, जो डेंटिस्ट बने, जो उनकी तनख्वाह उस वक्त थी 30-35,000, आज जो बच्चे हैं वो 1 करोड़ रुपया खर्च करके आज जब जॉब पे जाते हैं उनकी भी वही तनख्वाह है। अब आप देखिए कि तालीम की तो वक़्त ही पाकिस्तान में ये कर दी गई है, क्योंकि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट आया जिससे तालीम आम फैली, लेकिन उसका दूसरा फैक्ट ये हुआ कि वो जो डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर नहीं रखा। हमारा एक भीड़ चाल होता है, एक निज़ाम में लाके अब उसी सिस्टम को हम यहाँ लेकर आ गए। यहाँ जो पढ़ने आते हैं, अगर आप जेन्युइनली जाके देखिए लोगों को, मैं ये नहीं कि मैं खुद पाकिस्तान नहीं हूँ, आई लव पाकिस्तान, लेकिन जो रियलिटी हम उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जाके चेक कीजिए कि जितने लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं कितने जेन्युइन हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मेजॉरिटी सिर्फ बाहर आने के लिए आ रहे हैं। और फिर क्या करते हैं वो आगे प्लानिंग उनकी, ना वो टेक्निकल स्किल लेकर आते हैं, वो सिर्फ होता है जी एक दफ़ा वाले साहब का प्लॉट बेचवा दिया, बंगला बिकवा दिया, पैसा शो करके बैंक में स्टेटमेंट बनवा के बाहर आ जाए यहाँ। फिर उसके बाद जो पैसे वो जो फीसें दे देते हैं, अब नेक्स्ट आगे चलने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, स्किल उनके पास नहीं होती, फिर वो सिक्योरिटी की जॉब करेंगे 20 घंटे बाकी कैश। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि चलें अगर वो सिर्फ बाहर आने की नीयत से आ रहे हैं, एक जेन्युइन डिग्री लें, लीगल वे में अपना जो वीज़ा है वो रखें, वीज़े को अपडेट कराएं पोस्ट ग्रेजुएट पे, अगर लीगली कोई उनको जॉब मिलती है फिर तो कोई ये ख्वाब देखने में तो कोई वो बुराई नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन वो ये करते नहीं है ना। हमारा मसला है जैसे हमें पैसे आने शुरू हो जाते हैं ना, हम डिट्रैक हो जाते हैं। हमारी ये कौम का सॉरी से, लेकिन हम लोग पैसे के लिए यहाँ आते हैं। हम तालिब और भी लोग हैं, मैं नाम नहीं किसी कौम का लेता, वो आते हैं वो पढ़ाई को नहीं छोड़ते, वो साथ साथ लगे रहते हैं और अल्टीमेटली वो अपना गोल अचीव कर जाते हैं। फरूक शमसी साहब, ये वजह नहीं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये वजह नहीं कि एक सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं पूरी दुनिया में तालीम को एसोसिएट ही पैसे के साथ कर दिया गया है। और अब तो वो दौर नहीं रहा, चाहे हमने भी जब तालीम हासिल की हो, हमसे पहले वालों ने भी, उसके बाद भी, तो डिग्री का सबसे पहला और बुनियादी मकसद यही होता था कि जी कोई अच्छी जॉब जो है अब वो मिल जाएगी। अब ये हम देख रहे हैं थोड़ा सा कुछ लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आने का, ये लोग अपने पाँव पे, लेकिन वो भी मुआश के साथ उस चीज़ को जोड़ा गया कि आप अच्छी जो एजुकेशन है वो हासिल करेंगे, आप स्किल्स हासिल करेंगे, तो उसका जो सबसे पहला किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए या इवन उनके वालिदैन से भी कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को या क्यों जा रहा है, तो मकसद तो वो मुआशी ही होता है। और ये मैं आपको इसलिए सॉरी ये बात आपको मैं ये भी कह दूं कि बचपन में आपने भी अहमद सुना होगा, यकीनन आपने भी, कि वो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब।
और खेलों की कूदों के हो गए खराब। तो मतलब पढ़ने लिखने को नवाबी से और एक तरह से मार्क्स से और एक स्पेशल जो स्टेटस है उससे ही जोड़ा गया है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह है। नहीं, मेरा है ना, शायद मैं बात अपनी वाज़ेह नहीं कर सका। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, वो नहीं, यहाँ नहीं मैं पढ़ने, तो वैसे मैं ही- कह रहा हूँ पढ़ाई को छोड़ के डी ट्रैक हो जाते हैं। अगर वो पढ़ाई पे रहें, देखिए हम यहाँ आते हैं इस मुल्क में, याद आपके पास अपनी स्किल हो इस मुल्क में, या अपनी तालीम हासिल करें। अगर आप तालीम हासिल करना है तो उसको टारगेट को ना छोड़िए। आपको अगर 20 घंटे लाउड है, हार्ड है वर्क उसमें सर्वाइव करना, तो फिर पहली बात आप ये सोच लें कि आपने जाना है तो फिर आपको पैसे अरेंज करने, नहीं तो अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ना काम करें, क्योंकि अपने वालिदैन के भी पैसे जमा पूंजी लगवा दी। मैं कई लोगों को जानता हूँ, यकीन माने यहाँ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इल्फुल लेन में बैठते हैं, उठते हैं, देखते हैं, वो बेचारों ने रो रहे होते हैं कि हमने जी 1 करोड़ लगा दिया, 80 लाख लगा दिया, 28 लाख, जिसका जो भी है, और आप उनके पास ना पीछे जाने का रास्ता है, पेरेंट्स की तमाम जमा पूंजी लगवा दी और यहाँ आगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप यहाँ आके क्या, पहले थोड़ी रिसर्च कर लें। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है और यहाँ समझते हैं कि आप नहीं सर्वाइव कर सकेंगे, दुनिया में और भी ममालिक हैं, पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये नहीं कि वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। वहाँ भी अभी मैं कई लोग नस्ट है, बेशुमार अच्छे अदारे हैं जो वहाँ चल रहे हैं, लोग वहाँ पढ़ रहे हैं और उसके बाद अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। आई हूँ अहमद वहाँ से पाकिस्तान से, और मैंने देखा है कि जो मेरे कलीग्स हैं वो अपनी जॉब्स भी कर रहे हैं, साथ उन्होंने छोटे छोटे जो है ना स्टार्टअप्स जो हैं, और वो छोटे अपने बिजनेसेस जो हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस है, कोई अमेजोन के साथ जॉब कर रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग कर, इस तरह के छोटे छोटे वेंचर्स उन्होंने वहाँ पे शुरू किए। तो वहाँ पे भी बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने रीजंस बताई हैं कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल ज़्यादा हुआ, उसमें ये कि कुछ स्टूडेंट्स की जानिब से यहाँ पर आके जब वीज़े की मियाद ख़त्म हो रही थी तो उन्होंने असाइलम जो है उसकी एप्लीकेशन दे दी। एक ये फैक्टर, और सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, इसके अलावा उन्होंने या तो जो कंसल्टेंसी जिसके थ्रू वो आए थे, जो एजेंट्स के थ्रू आए हैं, वो जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस पाई गई हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं, क्योंकि आधा केस तो स्टूडेंट का पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स जो हैं वो हैंडल कर रहे होते हैं और वो फ्रंट मैन बने होते हैं। और वो बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुझे तो पता भी नहीं है कि उनकी वो ऐसी कोई सेटिंग होती है कि वहाँ तो वो एडमिशन वो कहते हैं यहाँ तो हम आपका करा ही देंगे। तो फिर ये यूनिवर्सिटीज़ भी तो उनकी भी तो जवाबदेही होनी चाहिए। फिर वीक इंग्लिश होती है या कोई टेस्ट होता है, या जब कुछ स्टूडेंट्स का स्पेशल इंटरव्यू होता है, कैश लेटर आपके पास आ गया है लेकिन होम ऑफिस उनको कहता है कि हम आपको देंगे लेकिन आप पहले आके स्पेशल इंटरव्यू दें। सबका नहीं होता जिस पे उन्हें कोई थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स की वजह से शक हो। तो अगर उस इंटरव्यू में वो ये जस्टिफाई ना कर सके कि वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं, किस कोर्स में आ रहे हैं, क्या नीयत है, तो भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अभी आपकी सारी गुफ्तगू में जो आपने बात की उसमें क्या हम लफ्ज़ तो बोल रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन आपने अभी खुद फरमाया कि वो असाइलम कर लेते हैं, वो ये कर लेते हैं, तो क्या वो वाकई स्टूडेंट थे? पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि वो जेन्युइन स्टूडेंट थे भी, यानी हम जिनकी बात कर रहे हैं। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको तो आना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन नहीं है वो अपना आके यहाँ माँ बाप का पैसा सरमाया मत लगाएं, और वो आके उनकी वजह से जेन्युइन स्टूडेंट भी मार खा रहा है, क्योंकि वो जेन्युइन जो आना चाह रहा है उसको भी रोक रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को अपना सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि वो पहले ही उसको प्रॉपर्ली चेक कर ले, वंस उसको कैश जारी कर देते हैं उसके बाद उसके ऊपर स्टैंड करें। अब ये कोई तरीका तो नहीं, 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं कुछ, अब हम एक अज्यूम कर लेते हैं ना ये कि उसके अंदर फर्स्ट करें 50% जेन्युइन स्टूडेंट थे, उनका तो साल ज़ाया चला गया, उनके लिए तो प्रॉब्लम आ गई। अब वो ना वहाँ कुछ कर सकते हैं ना यहाँ या कुछ कर सकते हैं, तो ये तो उनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन मसला ये है कि हमें देखना चाहिए कि हमारी तरफ पहले तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हमारी साइड पे जो गलती है मैं उसकी बात पहले करूँगा कि हमारे जेन्युइन स्टूडेंट्स उनको आना चाहिए जो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ के हम साइलम ले लेंगे या हम कुछ कर लेंगे। उन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इतना वहाँ पर आपका सरमाया मत लगाए, वहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं पिछले एक सक्सेस स्टोरी देख रहा था, एक खातून की, 3 बच्चों की माँ, एक स्कूल की टीचर, उसने अपना साया सरमाया इकट्ठा करके कुछ भाई बहनों से उधार लेकर उसने एक छोटा सा स्कूल सेटअप बनाया। आज मेरी उनसे बात हो रही है किसी जिस हवाले से, तो 3 साल उनके हो गए और वो कहते जी मैं महीने का, वो छोटा सा शहर में कहीं बैठी हुई है, 3 से 4 लाख रुपया मैं बना रही हूँ। और उसने ना उन्होंने 7 बच्चियों को जॉब भी दी, सिक्योरिटी को भी रखा हुआ है, क्लर्क भी रखा हुआ है, यानी कि टोटल उन्होंने 15 बंदों को उन्होंने एम्प्लॉय भी किया हुआ है। अब सोचिए, मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा आप बाहर क्यों नहीं आए? कहते मेरे पास पैसा था, आखिरी था, मैंने कहा कि यहाँ लगाऊं वहाँ लगाऊं, तो यहाँ कम से कम ये है कि मैं कुछ हो गया तो मेरा घर तो अपना है ना, मैं वो ना बेचूं। तो और मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने अपने पूरे घर सरमाया बेच के 1.5-2 करोड़ लगा के वो केस वर्कर वो बना के केरल का वीज़ा यहाँ आ गए और ना वो पीछे के ना आगे के रहे। तो उस खातून ने 30 लाख रुपए से ये सेटअप बनाया सारा, जो कि उसमें 50% लोन था। अच्छा, ये जो असाइलम की एप्लीकेशंस हैं, इसमें तो गवर्नमेंट ये कोई कानून बना ले कि जो स्टूडेंट ऐसा आया और बिल्कुल एंड में आके, क्योंकि स्टूडेंट ने जो असाइलम अप्लाई किया है 40% जो है वो असाइलम की एप्लीकेशंस में उनकी तादाद है, उन्होंने अपने वीज़े की मियाद ख़त्म होने से
कुछ देर पहले किया है, और जो विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं वो आते साथ ही असाइलम कर रहे हैं, तो विजिटर्स जो वीज़ा है उसमें भी मुश्किलात होंगी। तो असाइलम की एप्लीकेशंस का जो प्रोसेस है मॉनिटर करने का, और स्पेशली कुछ स्पेशल केसेस के अगर स्टूडेंट्स की जानिब से ऐसे ही हैं और उन्हें लग रहा है कि ये इसमें थोड़ी बदनीयती हो सकती है, तो उनको उन सिस्टम्स को यकीनी तौर पे नीलम स्ट्रेंथन करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि अगरचे उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, लेकिन बहरहाल वही बात दोबारा से शायद इससे कबल भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब सिस्टम को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया जाता है तो फिर ही जो सख्तियाँ हैं वो भी करने पे मजबूर होती है कोई हुकूमत। और हमने देखा कि फिर उसका खुमियाजा सिर्फ उन लोगों को नहीं भुगतना पड़ता है जो इस सिस्टम को अब्यूज़ करते हैं, फिर उसकी लपेट में वो लोग भी आते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो वाकई डिज़र्व कर रहे होते हैं, लेकिन जब कानून बन जाता है एक तो फिर उसकी लपेट में तमाम लोग जो है उनको आना पड़ जाता है। नीलम, वही बात जैसे फ़रूख शमसी साहब कह रहे थे ना कि हमारे एंड पे जो गलती है, यानी कि जो एज आ कोई स्टूडेंट आके अगर इस सिस्टम को मिसयूज़ कर रहा है तो वो यार वो अपने वालदैन का पैसा लगा के आ रहा है, वो तो सोचे। लेकिन ये इंडिविजुअल केसेस हैं। सबसे पहले तो सिस्टम्स को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिस जानिब आपने भी तवज्जो दिलाई कि चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम हैं, चाहे वो असाइलम के सिस्टम हैं जो डायरेक्टली लिंक है गवर्नमेंट के साथ। और अब मुझे लगता है यही है कि आहिस्ता आहिस्ता उस जानिब हुकूमत जो है वो जा भी रही है। अब अगर खुदा न खास्ता उसकी लपेट में वो लोग भी आएंगे जो वाकई डिज़र्व करते थे, तो उसका भी कोई राह निकलना तो चाहिए। लेकिन बहरहाल हम जानते हैं कि अमूमन होता है ऐसे ही है कि जब फिर कोई सख्ती होती है उसकी लपेट में तमाम लोग ही आ जाते हैं। बिल्कुल, सिस्टम इसलिए बनना इम्पॉर्टेंट है फ़रूख शमसी साहब। मैं तो ऐसे जो लोग आ रहे हैं जो कि गलत प्रैक्टिसेस में हैं या जो सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे हैं उनकी फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं सिस्टम पे भी सवाल उठाना चाहती हूँ ना कि अगर कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो आप सबको नहीं कहते कि गाड़ियां लेके अपने घरों को जाएं, आप कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, आप अपना सिस्टम बनाते हो कि जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके लिए कानून सख्त होगा, और ऐसे कवानीन बना दिए जाएंगे कि सबके जहन में होगा कि जिसने कोशिश भी की कानून तोड़ने की तो उसको इतना फाइन या इस तरह जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ का सिस्टम जो है, जब कोविड आया तो रिकॉर्ड एडमिशन्स हुए यहाँ पे, और जो बरतानिया की इकोनॉमी थी उसको सबसे बड़ा सहारा जो था वो क्वारंटीन केसेस के जो होटल्स हो रहे थे वो और स्टूडेंट्स की वजह से मिला। अब वो वक्त निकल गया है तो अब स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी डबल स्क्रूटनी होगी, तो ये भी थोड़ा डबल स्टैंडर्ड है। नहीं, देखिए बात ये कि हर मुल्क ने अपने मफादात को मद्देनजर रखने ना, उस वक्त इनकी ज़रूरत क्या थी, हमारे बरतानिया की ज़रूरत क्या थी, वो उस वक्त के मुताबिक उन्होंने फैसला किया। आज क्या ज़रूरत है, क्या मसाइल हैं, वो उस हवाले से बात करें। एक वक्त ये था, ये हेवन था उन लोगों के लिए जो पैसा लूट के यहाँ ले आते थे, कोई टैक्स फ्री होता था, हर चीज़ होती थी। अब ये उन पे भी टैक्स लगाने की बातें कर रहे हैं। वो यही मसला होता है कि जब इन्होंने भी अपने मफादात को देखना है। एक लूप होल किसी स्टूडेंट ने बता दिया ना, किसी ने पीछे फोन करके कह दिया कि भाई मैं तो यहाँ पे आया था, जॉब नहीं मिल रही थी, मैंने असाइलम अप्लाई कर दिया, तुम भी आ जाओ, आते साथ ही असाइलम अप्लाई कर देना। पीछे उन्होंने राही जो ऐसे ही होता है, आपको पता, फोन करके फिर सारे उसी तरफ चल पड़ते हैं। जो भी आ रहा है वो, तो आपने सिस्टम में इतने लूप होल्स रखे, कुछ लोगों ने उससे फायदा उठाया और आपको भी नहीं पता कि अब उनको आप दे भी चुके होंगे असाइलम, और उन्होंने पीछे फोन कर करके मजीद लोगों को खराब किया। तो खैर खुद भी कोई अकाउंटेबिलिटी। मैं खुद एक ऐसे केस को भी ज़हन में बात आ गया आपकी इस हवाले से, जो कहा कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक मखसूस हवाले से केस कर दिया, उनका केस बन नहीं रहा था, वो हो गया, उसके बाद उन्होंने इसी तरह लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। ऐसे बहरहाल आते हैं और ऐसे लोगों की हौसला शिकनी भी करनी चाहिए जो अगर खुद गलत रास्ते को चुन रहे हैं या लोगों को एडवाइस कर रहे हो, तो चाहे वो यहाँ पे करें चाहे वो किसी और जगह पे करें, तो उसकी पहले ही स्टेप के ऊपर हौसला शिकनी कर देनी चाहिए। और जो लॉ ऑफ द लैंड है यकीनी तौर पे वो तमाम चीज़ों पे मुकद्दम रहता है।